मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शीला कुमारी गुप्ता आज क्लास 12 के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बतलाऊंगी। क्लास 11 के छात्र जो 3-4 महीनों से घर पर बैठे हुए हैं, उनके सामने समस्या है कि क्या क्लास 12 में क्या पढ़ना है, किन किन बातों का हमें अध्ययन करना है, क्या क्या चीज़ देखना है। तो मैं आज क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बारे में आपको बतलाऊंगी। क्लास 12 इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और पार्ट बी वो होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताऊंगी कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या परिभाषा है या किस प्रकार का है, आदर्शात्मक है कि क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अर्थात उत्पादन संभावना वक्र और अपॉर्चुनिटी कोस्ट अर्थात अवसर लागत के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड अर्थात उपभोक्ता संतुलन और मांग। तो कंज्यूमर, जो हम सभी कंज्यूमर हैं, उपभोग हैं, जो उपयोगिता का नाश करते हैं, उसे कंज्यूमर कहा जाता है। तो कंज्यूमर कहाँ पर संतुलन में होता है, इसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग इक्विलिब्रियम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यूटिलिटी के बारे में जानते हैं। यूटिलिटी क्या है, उपयोगिता क्या है, हम लोग कैसे किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, कैसे किसी वस्तु को बाज़ार से खरीदते हैं, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व अर्थात उदासीनता वक्र के बारे में देखते हैं। फिर डिमांड के बारे में देखते हैं। डिमांड अर्थात मांग, ये इसके टाइप्स ऑफ डिमांड देखते हैं, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड। फिर डिमांड शेड्यूल के बारे में देखते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम लोग भी अध्ययन करते हैं। इस डिमांड के बारे में हम लोग और भी बहुत से माप है इसका, जिसमें परसेंटेज चेंज ऑफ मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी एंड डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर, बहुत ही तरह के हैं कॉन्सेप्ट जिनका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करते हैं। थर्ड हमारा होता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, उपभोक्ता संतुलन और पूर्ति, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई अर्थात उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति। तो पूर्ति का संबंध उत्पादक से होता है और मांग का संबंध उपभोक्ता से होता है। तो प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। कोस्ट के बारे में देखेंगे हम लोग, शॉर्ट कोस्ट एंड एवरेज कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट, बहुत ही प्रकार के कोस्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अल्पकालीन, शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग पीरियड के बारे में। फिर रेवेन्यू के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनके अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे कि उत्पादक कहाँ पर संतुलन में होता है, उत्पादक को कहाँ पर संतुलन करने से अधिकतम प्रॉफिट का होगा, उसे हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा होता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन विथ सिंपल एप्लीकेशंस। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के बाजार के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के बाजार जिसमें होगा हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट। इन विभिन्न प्रकार के बाजारों का अर्थ देखेंगे, परिभाषा देखेंगे और इसमें हम लोग किस प्रकार प्राइस डिटर्मिनेशन होता है अर्थात कीमत का निर्धारण होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर हम लोग परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विथ सिंपल एप्लीकेशन अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस प्रकार मांग और पूर्ति का प्रयोग होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है एंड फोलर प्राइस क्या होता है, इन सब का हम लोग अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते
है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए, वे सभी हमारे यूजी के भी सिलेबस में आएंगे और पीजी के भी सिलेबस में आएंगे। तो हमारा यूजी में हम लोग क्लास 12 में जो पढ़ेंगे इसी के विस्तृत रूप को हम लोग यूजी में पढ़ेंगे, फिर उससे भी आगे विस्तृत रूप में हम लोग पीजी में पढ़ते हैं। तो आपका ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये जितने भी टर्म हैं या कॉन्सेप्ट है वे आपको क्लियर होना चाहिए। अगर ये आपका क्लियर होगा तब आप जब इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेते हैं यूजी में तो आप किसी भी सेमेस्टर में आपको कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको जल्दी ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और आप किसी भी चीज़ को याद करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपका अधिकांश जो भाग है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पर आधारित है। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब हम डायग्राम भी बना सकते हैं, और हम जब डायग्राम बना सकते हैं तो हम उसके संबंध में आसान से लिख भी सकते हैं। इसलिए जब ये चैप्टर मैं आपका यूट्यूब में चलाऊंगी तो आप कृपया ध्यान से देखें और सुनें और समझें। अगर नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट अवश्य करें। फिर सेकेंड पार्ट हमारा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का बृहद रूप है। समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेकर चलते हैं। इसका व्यक्तिगत इकाई से कोई संबंध नहीं होता है। अगर हम मांग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जब मांग करते हैं तो वहाँ हम डिमांड कर्व को डाउनवर्ड देखेंगे, लेकिन वही चीज़ जब हम यहाँ चले जाते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में चले जाते हैं तो हम डिमांड के स्थान पर एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई के स्थान पर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में डिमांड कर हमारा डाउनवर्ड होता है, लेकिन वही चीज़ हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड नहीं होकर क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये मुख्यतः अंतर है कि हम कभी कभी क्वेश्चन में ये डिफरेंस आ जाता है और लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक बार डिमांड कर डाउनवर्ड क्यों हो जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, और समष्टि अर्थशास्त्र में यही डिमांड कर अपवर्ड क्यों हो जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था को लेके चलते हैं, इसका व्यक्तिगत इकाई से कोई संबंध नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट अर्थात राष्ट्रीय और आय और उससे संबंधित तथ्य। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय के बहुत ही प्रकार हैं, जीडीपी, जीएनपी इत्यादि बहुत ही 8 प्रकार हैं इसमें। तो उन सब के बारे में हम लोग इसमें डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, सप्लाई ऑफ मनी देखेंगे, सेंट्रल बैंक का फंक्शन देखेंगे, क्रेडिट क्रिएशन देखेंगे, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, इस ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। इस तरह मनी एंड बैंकिंग में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। किस तरह समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है, इसका अध्ययन करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत निर्धारण का सिद्धांत करते हैं, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति के आधार पर हम किसी वस्तु के कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र को आय एवं रोजगार निर्धारण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड क्या होता है, मेजर ऑफ करेक्ट देन चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सेस एंड मनी सप्लाई क्या होता है। इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसके अंतर्गत हम लोग गवर्नमेंट बजट, मीनिंग, ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेजर ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट एंड
के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यही चीज़ आपको आगे चल के पब्लिक फाइनेंस के रूप में आ जाएगा। और मनी एंड बैंकिंग आपको आ जाएगा। मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर ही बन जाएगा, आपका एक पेपर ही बन जाएगा अलग से, और ये आपका पब्लिक फाइनेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग इसके अर्थ, इसके कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिसिट मीनिंग का क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, और डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट यानी खुले बाजार में विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो अगर हम सूक्ष्म समरी के रूप में हम देखें तो हमारा क्लास 12 का व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही महत्व रखता है हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे अपने विषय ऑनर्स के सब्जेक्ट के चुनाव के लिए। इसलिए छात्राओं, अभी आप लॉकडाउन की स्थिति पे घर पे हैं, तो आप अपने थोड़े आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि अभी आपके सामने क्लास 12 की जस्ट अब पढ़ाई शुरू हो ही जाएगी। तो मैं भी अपने इस वीडियो में आपको क्लास 12 की क्लासेस करवाऊंगी। तो आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने आगे पढ़ाई के लिए बीए को ऑनर्स में आपको क्या ऑनर्स लेना है आपको समझने में सार्थक हो, मैं ये आशा करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।